हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे उर्दू दूरपास। दूरपास क्लास 10th, चैप्टर नंबर 4 पढ़ाएंगे आज, काठ के बोने। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पढ़ा चुके हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 2 आप लोगों के सिलेबस से खारिज कर दिया गया, यानी बाहर कर दिया गया है। फिर भी हम पढ़ा दिए हैं, लेकिन आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। और जो साथी पुराने हैं वो फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे काठ के बोने। काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है और बहुत बेहतरीन है। तो हम यहाँ शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से। चलिए, तो आप लोग ध्यान से एक एक लाइन को देखेंगे और सुनेंगे, ताकि अगर आप में से किसी साथी को पढ़ने में दुश्वारी हो, मुश्किल हो, अगर प्रॉब्लम हो, तो आप यहाँ अच्छे से पढ़ने के लिए सीख सकते हैं। चलिए, कहता है कि पुराने ज़माने की बात है। किस ज़माने की बात है? पुराने ज़माने की बात है। किसी गांव में एक बढ़ई रहता था। बढ़ई का मतलब होता है कारपेंटर, यानी जो लकड़ियों का काम करते हैं, फर्नीचर का जो काम करते हैं, उसको बढ़ई बोलते हैं। वह बहुत नेक और मेहनती था। इस चीज़ को याद रखना है, वो बहुत नेक और मेहनती था। रोज़ जंगल जाकर लकड़ियाँ लाता, उनसे घरों में काम आने वाली मुख्तलिफ चीज़ें बनाता। किनसे? जो जंगल से काट करके वो सूखी लकड़ियाँ लाता था, उन लकड़ियों को काट कर मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाता था। उन्हें हाट बाज़ार में बेचकर अपने घर का खर्च पूरा करता। वो कभी किसी हरे भरे पेड़ को नहीं काटता था, यानी जो सूख जाता था, मरा हुआ पेड़ को ही वो काटता था, जिंदा पेड़ को नहीं काटता था। जो सूखे, टूटे या आंधी में गिरे पड़े पेड़ मिलते, बस उन्हीं से अपना काम चलाता था। तो यहाँ हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि एक नेक और मेहनती, ईमानदार एक बढ़ई था, और वो लकड़ियों को काट कर के जंगल से लाता था और उससे फर्नीचर का सामान बना करके बाजार में बेचता था, उन्हीं से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करता था। आगे कर बढ़ई को उसी काम करते हुए कई बरस गुजर गए, यानी यही काम करते करते कई साल गुजर गया। आसपास के जंगलों के सारे सूखे टूटे पेड़ रफ्ता रफ्ता ख़त्म होते गए। रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे सारे सूखे हुए, टूटे हुए, गिरे हुए पेड़ ख़त्म हो गया। एक दिन ऐसा भी आया जब उसे जंगल में एक भी सूखा या टूटा हुआ पेड़ न मिला। मजबूर होकर उसने एक हरा भरा दरख्त काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन उसका दिल न माना। उसने कुल्हाड़ी ज़मीन पर रख दी और सोचने लगा कि क्या करें। लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी तो काम कैसे चलेगा। फाकों की नौबत आ जाएगी। फाकों का मतलब कि भूखा रहने की नौबत आ जाएगी। जब पैसे नहीं रहेंगे तो सामान कैसे खरीदेंगे और किस तरीके से खाएंगे। तो उसके अंदर में एक ईमानदारी थी, और उसके अंदर में एक सोच ये था कि वो जिंदा पेड़ को कभी नहीं काटता था, और उसका दिल भी नहीं मानता था कि जिंदा पेड़ को हम काट करके पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को इफेक्ट पहुँचाए, हानि पहुँचाए। चलिए आगे करा, उसने फिर कुल्हाड़ी उठाई। एकाएक उसे ख्याल आया कि पूरब की तरफ फैले हुए घने जंगल में बहुत सी लकड़ियां मिल सकती हैं, यानी उसके घर से पूरब समुद्र की तरफ, यानी पूरब की जानिब था। मुश्किल ये थी कि उस जंगल में खतरनाक जंगली जानवर रहते थे। इस खौफ से लोग इधर उधर नहीं जाते थे, यानी वहाँ खतरनाक किस्म के जानवर जो रहते थे उसके डर से लोग नहीं जाते थे। लेकिन ये भी डरता था, लेकिन ये आखिर में ये सोचा कि नहीं, अब हम जिंदा पेड़ को नहीं काटेंगे, पूरब तरफ ही जाएंगे, चाहे जो होगा देखा जाएगा। बढ़ी ने अपने दिल में ये ठान ली कि वो हरे भरे दरख्त ना काटेगा, चाहे उसे सूखी लकड़ियाँ हासिल करने के लिए खतरनाक जंगल में ही क्यों ना जाना पड़े। ये सोचकर पूरब की समत चल पड़ा। बहुत दूर जाने के बाद उसे शीशम का एक दरख्त नजर आया, जो आंधी से उखड़ कर गिर गया था। जो आंधी से शीशम का पेड़ गिर गया था, उसी पेड़ को वो पूरब के समतल जो जंगल मिला, वहाँ से वो काट करके लेकर के आया। बढ़ी ने उसी में से अपने काम की लकड़ियाँ काट लीं और उन्हें लाद कर घर ले आया। घर आकर उसने लकड़ी से एक खूबसूरत पलंग बनाना शुरू किया। पलंग के पाए बनाते वक्त न जाने उसके दिल में क्या आई कि उसने चारों पायों को बोनों की शक्ल में तराश दिया, यानी आदमी के शक्ल में उस बोनों को क्या करता है, वो तराश देता है, यानी उसको बना देता है बेहतरीन तरीके से। आप लोग तस्वीर के ज़रिए से देख सकते हैं कि उसके बोने इस तरीके से हैं। देखिए, ये राजा ऊपर में पलंग में सो रहे हैं और उसके बोने ये हैं, जो 3 बोने दिख रहे हैं, जो आदमी के शक्ल का बना दिया है। और इस
को लगता है कि वो सर पर उठा करके हैं बोना पलंग को। तो जब कहता है कि जब पलंग बनकर तैयार हुआ तो लोग उसे देखकर अश अश करने लगा, यानी ताज्जुब करने लगा। अश अश का माने होता है ताज्जुब, अश अश का मतलब होता है ताज्जुब करने लगा। पलंग बहुत खूबसूरत था, ऐसा मालूम होता था जैसे 4 बौने उसे अपने सरों पर उठाए खड़े हैं। पलंग की शोहरत सुनकर राजा ने उसे खरीद लिया और राजमहल में ले आया। यानी पलंग की जो खूबसूरती देखकर वहाँ के आसपास के लोग उसको उसकी खूब तारीफ़ करने लगी और उसका शोहरत सुन कर के राजा खरीद कर लेके चला गया अपना राजमहल। राजा जब रात को उस पलंग पर सोया तो उसे खूब मज़े की नींद आई। जब आधी रात गुजरी तो एकाएक उसकी आंख खुल गई। एकाएक किसकी? राजा की आंख खुल गई। उसने देखा पलंग का एक पाया दूसरे पाये से कुछ कह रहा है। उसने देखा तो क्या, उसने सुना कि पलंग का एक पाया दूसरे पाया, यानी वो बौने जो थे ना, चारों बौने आपस में बातें कर रहा है। क्या कह रहा है? दोस्तों, राजा तो आराम से सो रहा है, क्यों ना हम लोग इतनी देर में राजमहल की सैर कर आएँ, यानी घूम करके आ जाएं। दूसरे पाये ने कहा, अगर हम यहाँ से निकल कर शहर को जाएंगे तो पलंग ज़मीन पर गिर जाएगा और राजा की नींद टूट जाएगी। तो तीसरे पाया ने कहा, तीसरा पाया क्या कह रहा है? तो फिर हम ऐसा काम करें कि एक एक करके शहर को जाएं, यानी एक एक करके जाएं, बाहर से घूम करके आए। बाकी 3 पलंग को उठाए रखेंगे, 3 आदमी से संभल जाएगा और चौथा आदमी घूम करके आएंगे। तो ये तजवीज़ सभी को पसंद आया, ये मशवरा जो दिया, तो ये मशवरा सभी बौने को पसंद आया। पहला पाया राजमहल की सैर करने के लिए वहाँ से बाहर चला गया, यानी पहला पाया राजमहल की जो है वो उसके सैर करने के लिए चला था। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो सबने कहा, हमें भी तो कुछ बताओ कि तुमने वहाँ क्या देखा, है ना। वो 3 बौने जो थे वो पूछ रहे हैं कि क्या देखा। तो उसने देख रहा है कि ये उसके जो बावर्ची है यहाँ से वो सामान चोरी कर रहे हैं, इसी के बारे में बताएंगे वो। आगे देखते हैं। कहते पहला पाया बोला, जो देख कर गया, मैं यहाँ से निकलकर सबकी नज़रों से छुपता हुआ महल के बावर्ची खाने में जा पहुँचा। वहाँ क्या देखा कि राजा का बावर्ची एक थैले में दाल, चावल और घी चुरा कर ले जा रहा है। उसकी यह हरकत मुझे बहुत बुरी लगी और मैं वापस चला आया। उसके बाद दूसरा पाया शहर को गया। वह जब वापस आया तो सबने पूछा, दूसरा पाया जब सैर करने गया, घूमने गया, तो फिर देख करके वापस आकर के सबने आया तो उससे सब पूछ रहा है, बताओ तुमने क्या देखा। वह बोला, मैंने देखा कि राजा का खजांची अशरफियों के तोड़े छुपा कर ले जाने, तोड़े मतलब अशरफियों का थैला, गुच्छा जो है उसको ले करके जा रहा है। लगता है राजमहल में लूट मची हुई है। हर आदमी राजा की गफलत का फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि ये शोहरत वाले पलंग जो लेकर आया तो राजा उस पलंग में एकदम बिल्कुल ऐश मौज की नींद में सो रहा था और वो लोग मौके का फ़ायदा उठा रहा था। उसके बाद तीसरा पाया बाहर गया, बहुत जल्द लौट आया। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार देखकर सब ने पूछा, बताओ तुमने क्या देखा। तो उसने फिर कह रहा है, वो अपने माथे से पसीना पूंछते हुए बोला, यानी उसको ये हरकत देख करके माथे से पसीना टपकने लगा, दोस्तों गजब हो गया, राजमहल में बड़ी साजिश हो रही है। क्या हो रही है? राजमहल में बड़ी साजिश हो रही है। उसके बाद फिर कह रहे क्या, उस सब तीनों बौने पूछ रहे हैं क्या। सब ने हैरान होकर के पूछा। तीसरे पाये ने कहा, मैं जो बाहर गया तो देखा कि वज़ीर और सिपह सालार दोनों दीवारों के पास खड़े धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। वो लोग राजा को कत्ल कर के राजपाट अपने कब्जे में कर लेना चाहते हैं। कौन करे? ये तीसरे पाये ने कहा। चौथे पाये ने कहा, तुम तीनों ने जो कुछ भी देखा वो सच है, जो नहीं गया था वो कह रहा है वो सब सच है, इसमें हैरत की कोई बात नहीं। जो राजा ऐश व आराम में पड़ जाता है, गफलत की नींद सोता है, उसके साथ यही होता है। जो राजा अपने महल के हालात से भी बेखबर हो, जो अपने ख़जाने और खुद अपनी तरफ से गाफिल हो, यानी गफलत की नींद में हो, कुछ फिक्र ना हो, वो रियाया यानी पड़ोसी का हिफाजत कैसे कर सकता है, पड़ोसों का या अपने प्रजा का, अपने अवाम का कैसे हिफाजत कर सकता है, ऐसे राजा का तो मारा जाना ही अच्छा है। तीनों पाए बोले, क्या अब कुछ नहीं हो सकता है। ये लोग फिर आपस में कह रहे हैं क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो इसने कहा, क्यों नहीं हो सकता है। चौथे पाए ने कहा,
चौथे पाए ने कहा क्यों नहीं हो सकता। अगर राजा गफलत की नींद से जाग जाए, जिम्मेदारी के साथ राजपाट संभालने का अहद कर लेने इरादा कर ले, तो साजिश करने वालों को सजा दे। अचानक धम से किसी के पलंग से कूदने की आवाज़ आई, किसी की कूदने की आवाज़ आई। पायों ने देखा कि राजा अपनी तलवार खींचे बाहर जा रहा था। यह है माखूज लिखने वाला, यानी इस कहानी को बनाया गया है बेहतरीन तरीके से। तो क्या कहता है कि राजा को बेखबर नहीं होना चाहिए। अगर बेखबर हो जाएगा तो उसका राजपाट सारा लूट जाएगा और उसकी सल्तनत ख़त्म हो जाएगी, उसकी बादशाहत बेकार हो जाएगी। इसीलिए इस पायों के ज़रिए से उसको नसीहत दे रहा है कि ऐसे अगर आराम करने वाले अगर बादशाह हमारे इलाके में हो जाए या हमारे घर में जो भी हो जाए, तो इस तरीके से आपकी क्या होगा, ख़जाना लुट जाएगा और आप बर्बाद हो जाएंगे। तो साथियों, इस कहानी से हमको बेहतरीन तरीके से सीख लेनी चाहिए कि हम लोगों को भी गफलत में वक्त नहीं गुजारना है, मेहनत से बढ़ना है और आगे बढ़ना है। इसीलिए किसी शायर ने खूब कहा है, घर मंजिल की जुस्तजू है तो कर जहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जहद मुसलसल, यूं ही मुफ्त में चांद और सितारे नहीं मिलते हैं। चलिए यहाँ हम कुछ अल्फाज और मानी को देख लेते हैं फटाफट। रफ्ता रफ्ता मतलब होता है धीरे धीरे। समत के माने होता है जानिब या तरफ, जैसे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये है समत यानी तरफ, जिसको बोलते हैं दिशा, जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, है ना, उसी को जानिब यानी तरफ बोलते हैं। तराशना का मतलब होता है काटना, छांट करना, बनाना। अस करना यानी ताज्जुब करना। एकाएक माने अचानक, एकाएक यानी अचानक। तजवीज़ का मतलब होता है मशवरा या राय। अशरफी मतलब होता है सोने का सिक्का। अशरफियों के तोड़े मतलब अशरीफियों की थैलियाँ। आसार के माने होता है निशान या अलामत। सिपह सालार मतलब होता है फ़ौज का सरबराह या सेनापति। गफलत के माना होता है बेखबरी, जैसे राजा गफलत से सो रहा था। उसके बाद है अहद के मानी पुकार या इरादा, अहद करना, किसी चीज़ का अहद करना। आप अगर अहद कर लेंगे कि नहीं हमको एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना है, हर एक चैप्टर को, हर एक वीडियो को देखना है, और हमारे सर जो पढ़ाते हैं इसके पढ़ाने के अंदाज और इसकी मेहनत के साथ साथ हम भी खुद मेहनत करें, तो हम यकीनन कामयाब होंगे, अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। तो अब यहाँ नंबर 2 पर है इसके सवाल और जवाब। सोचिए और बताइए। पहला नंबर का सवाल है, बढ़ी में कौन सी अच्छी आदतें थी। ये आपका सवाल है। तो इस तरीके का सवाल आपको बोर्ड एग्ज़ाम के फाइनल एग्ज़ाम में आपका पूछते हैं। तो इस तरीके के सवाल को आप जवाब लिख करके हम बताएंगे आपको, और लिख करके जिस तरीके से हम लिखते हैं सवाल का जवाब, ऐसे ही आपको हूबहू एग्ज़ाम हॉल में भी अपने एग्ज़ाम की कॉपी में साफ साफ अल्फाज में लिखेंगे, जिससे आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, पहला नंबर का जो सवाल है हम आपको अपनी कॉपी में लिखे हुए नोट्स के ज़रिए से हम आपको दिखा रहे हैं, इसी तरीके से आपको लिखना है। तो इसका जवाब क्या है, तो इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको अब ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और आप में से किसी साथी को, किसी बच्चे को अगर आपको उर्दू का इस चैप्टर का नोट्स अगर चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, तो वहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इससे अगले जो वीडियो हमने पढ़ाया उन तमाम वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा, पहला का, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन का सवाल क्या है, इसका आप जवाब देखिए, ध्यान से देखिए, आपको देख के याद भी हो जाएगा। आप इसको नोट्स कर लीजिएगा, या फिर आप जैसे भी हो आप अपने हिसाब से काम कर लीजिएगा। पहला नंबर में, बढ़ी में कौन सी अच्छी आदतें थी। तो उसका जवाब है, बढ़ी में अच्छी आदत ये थी कि वह कभी हरे भरे पेड़ को नहीं काटता, सूखे पेड़ को और टूटे गिरे पेड़, पड़े हुए पेड़ से ही अपना काम चला लेता था। नहीं, जो आंधी वगैरह में गिर जाता था उन्हीं पेड़ों से वो काम कर लेता था, हरे भरे पेड़ को नहीं काटता था। दूसरा नंबर का प्रश्न है, बढ़ई का रोजाना क्या मामूल था। बढ़ई का रोजाना का क्या मामूल था। बढ़ई का रोजाना का मामूल था क्या, रोज़ा जंगल जाकर लकड़ियाँ लाता, उनसे घरों में काम आने वाली मुख्तलिफ चीज़ें बनाता, उन्हें हाट बाज़ार में बेचकर अपने घर का खर्च पूरा करता था। ये दूसरा नंबर का सवाल हो गया। तीसरा नंबर में कह रहा है, बढ़ी पूर्व के तरफ के जंगल में क्यों गया। तो बढ़ी ने अपने दिल में ठान ली थी कि वो हरे भरे पेड़ दरख्त ना काटेगा, क्योंकि वो जो अगल बगल के जंगल का जो पेड़ खत्म हो गया था। तो इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन को लिख सकते हैं, या इसमें शॉर्ट भी कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, बढ़ी ने अपने दिल में ठान ली थी कि वह हरे भरे दरख्त ना काटेगा, चाहे उसे सूखी लकड़ियाँ हासिल करने के लिए खतरनाक जंगल में ही क्यों न जाना पड़े। ये सोचकर वो पूरब की सिमत चल पड़ा था। तो पूरब की तरफ जंगल में क्यों गया, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये सोचकर कि वो पूरब की सिमत चल पड़ा लकड़ियाँ काटने के लिए। चौथा सवाल है इसका, कहता है कि राजा ने पलंग क्यों खरीदा। तो राजा ने पलंग
खरीदा इसलिए कि पलंग बहुत खूबसूरत था, ऐसा मालूम होता था जैसे 4 बौने उसे अपने सरों पर उठाए खड़े हैं। पलंग की शोहरत सुनकर राजा ने उसे खरीद लिया और राजमहल में ले आया। पलंग की शोहरत इतनी हुई कि उसको सुनकर के वो खरीद करके लेके चला गया। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है ये आपका, इस कहानी के मुताबिक राजा को कैसा होना चाहिए? तो इस कहानी के मुताबिक राजा को होशियार, बेदार, जिम्मेदारी के साथ राजपाट संभालने वाला और साजिश करने वालों को सजा देने वाला और रियाया की हिफाजत करने वाला होना चाहिए। ये आपका इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सवाल हो जाएगा, खत्म हो गया। अब नीचे और कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि तीसरा नंबर में कह रहा है कि नीचे लिखे हुए अल्फाज की मदद से खाली जगहों को भरिए। ये अल्फाज है हरे भरे, मेहनती, सिपह सालार, रफ्ता रफ्ता, लकड़ी, वजीर, नेक और टूटे। इन अल्फाजों की मदद से खाली जगह को भरना है। तो पहला नंबर में क्या करें, किसी गांव में एक बढ़ई रहता था, वो बहुत क्या था, मेहनती और क्या था, नेक था। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे कि किसी गांव में एक बढ़ई रहता था, वह बहुत नेक और मेहनती था। तो यहाँ नेक कर देंगे और यहाँ मेहनती। चलिए, और दूसरा नंबर में कह रहा है वह कभी डैश पेड़ नहीं काटता था। तो क्या हो जाएगा, वो कभी हरे भरे, यहाँ हो जाएगा वो कभी हरे भरे पेड़ नहीं काटते थे। वो कभी हरे भरे पेड़ नहीं काटते थे। तीसरा नंबर में होगा आसपास के जंगलों के सारे सूखे लकड़ी, क्या हो जाएगा, ये सारे टूटे पेड़ रफ्ता रफ्ता, क्या हो जाएगा, रफ्ता रफ्ता, यहाँ हो जाएगा रफ्ता रफ्ता। रफ्ता रफ्ता क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तीसरा नंबर में होगा। चौथा नंबर में होगा घर आकर उसने लकड़ी से, क्या से, लकड़ी से एक खूबसूरत पलंग बनाना शुरू कर दिया। अगला है, तीसरे पाए ने कहा मैं जो बाहर गया तो देखा कि, क्या देखा वो, तो उसने देखा कि वजीर और सिपह सालार दीवार के पास खड़े धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। वजीर और सिपह सालार वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उससे बातें कर रहे हैं। इस तरीके से आपका ये आपका खाली जगह कंप्लीट होता है। आगे है कॉलम अलिफ और बा में दिए गए लफ्ज़ों के सही जोड़ मिलाइए। इसका बिल्कुल अलिफ और बा, ये है अलिफ और ये बा, इसको मिलाना है कि जैसे कि खतर का ना कहते हैं, खतरनाक हो गया। सेहत का यहाँ सेहतमंद हो जाएगा। उसके बाद पुरलुत्फ हो जाएगा, ये जिम्मेदार हो जाएगा, ये तजर्बाकार हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका यहाँ अल्फाज मिल जाएगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। खतरनाक हो जाएगा, सेहतमंद, जिम्मेदार, तजर्बाकार और पुरलुत्फ। इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ दिया हुआ है कुछ अल्फाज, नीचे लिखे हुए अल्फाज की जमा बनाए। तो सवाल का जमा क्या हो जाएगा, सवालात हो जाएगा। ख्याल का जमा हो जाएगा ख्यालात। उसका जज्बा का जमा हो जाएगा जज्बात हो जाएगा। उसके बाद इख्तियार का जमा हो जाएगा इख्तियारात। उसका एहसास का जमा हो जाएगा एहसासात। बिल्कुल इस तरीके से आपका चैप्टर यहाँ लगभग कंप्लीट हो रहा है। नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये मुहावरा है अश करना, उसके बाद है दिल में आना, उसके बाद है ठान लेना। तो ये मुहावरा क्या है, इस मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल करना। जैसे अस करना, तो इसको जुमलों में इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि पलंग की खूबसूरती को देखकर लोग अस करने लगे। पलंग की खूबसूरती को देखकर लोग अस करने लगे। दिल में आना यानी दिल में उतर जाना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि पलंग की खूबसूरती को देखकर दिल में आ गया, यानी दिल में क्या आया, यानी दिल में बस गया। उसका यहाँ है ठान लेना। तो ठान लेना, जो कहता है ना ठान लिया वो मान लिया, जो मान लिया वो ठान लिया, जो ठान लेता है वो काम करके दिखा देता है। तो ठान लेना क्या हो जाएगा कि हम इम्तिहान की तैयारी जोर शोर से करने के लिए ठान लिया है। यानी आपने इरादा मुकम्मल कर लिया कि अब हमको एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करना है। अगला है नीचे क्या दिया हुआ, अमली काम। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के तलफ़ुज़ की मश्क कीजिए। मश्क का मतलब है रिवीजन करना। तो यहाँ है रफ्ता यानी धीरे धीरे, जिम्मेदारी यानी किसी चीज़ का जिम्मेदारी के साथ काम करना है। जैसे आप क्लास 10th में अभी पढ़ रहे हैं, तो आपको एक जिम्मेदारी है कि हमको बोर्ड एग्जाम फाइनल जो देना है फरवरी में, उसकी बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। यह जिम्मेदारी अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो। किसी भी काम की जिम्मेदारी ले सकते हैं। खूबसूरत। उसके बाद यह है साजिश। उसके बाद यह है अहद का मतलब होता है दौर या ज़माना। गफलत का मतलब होता है लापरवाही। अभी आप गफलत में जी रहे हैं यारो, संभल जाओ, वक्त कम है यारो, इसलिए गफलत मत करो। एग्जाम आपका करीब है, इसलिए मेहनत से तैयारी करो। अस करना यानी ताज्जुब करना, तजवीज़ करना यानी किसी चीज़ को जांचना परखना, उसको तजवीज़ करना। उसके बाद अशरफी, ये सोने के सिक्के को अशरफी कहा जाता है। पहले के ज़माने में अशरफियाँ चलता था, और आजकल भी मुस्लिम घराने में जो शादी ब्याह होते हैं तो उसमें जो देन महर होता है तो उसमें अशरफियाँ ही देन महर के तौर पर मानी जाती है। तो इस तरीके से साथियों आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। और आप में से जो भी साथी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए।
अस्सलाम वालेकुम।